अस्सलामुअलैकुम। आज हम एनर्जी क्राइसिस करने जा रहे हैं। कुछ दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि इस पर भी एक वीडियो लेक्चर बनाया जाए कि पाकिस्तान में अभी जो एनर्जी क्राइसिस चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, इसकी वजह क्या है, क्यों हम इतने अरसे से इससे बाहर नहीं निकल रहे, या जब दुनिया इतनी डेवलप कर चुकी है, जब छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके बेच रहे हैं, तो पाकिस्तान इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद क्यों नहीं अभी तक इस क्राइसिस से बाहर आ सका। तो कुछ फैक्ट एंड फिगर्स को भी हम डिस्कस करेंगे और कुछ बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। प्रॉब्लम को पहले देखेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन भी आपको रिकमेंड करेंगे। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी क्राइसिस। तो एनर्जी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। हमारे कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी की जो जनरेशन अभी हो रही है वो है 23,000 मेगावाट, और हमें चाहिए कितनी? ऑलमोस्ट 28,000। ये फिगर थोड़ा सा फ्लक्चुएट भी कर सकता है अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडी। तो उसमें है ये कि हमारे पास 23K बन रही है और 28,000 हम आपके पास ज़रूरत है, तो 5,000 का शार्टफॉल आ रहा है। अब ये शार्टफॉल आ क्यों रहा है, उसकी डिफरेंट रीज़न है, उनकी तरफ हम जाते हैं। पहले थोड़ा सा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो ग्लोबली अभी एक क्राइसिस आया हुआ है पूरी दुनिया में, एनर्जी क्राइसिस। अभी आप अगर यूक्रेन वार को थोड़ा सा इसके साथ रिलेट करें, दुनिया में ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो दो मेन ज़रिए हैं। एक है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज और एक है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? वाटर है आपके पास, विंड है, सोलर है, टाइडल वेव्स हैं, जियोथर्मल है। इनके ज़रिए जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है उसे क्या कहते हैं? रिन्यूएबल। क्योंकि ये जो रिसोर्सेज हैं, वाटर को आप जब डैम से बिजली बनाते हैं तो उस पानी को आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली इस तरह दूसरे मामलात में भी हो सकता है, विंड में भी, सोलर में भी। कुछ है नॉन रिन्यूएबल, उसमें क्या आ जाती है? कोल आ जाता है, गैस आ जाती है, आपके पास पेट्रोल आ जाता है। ये वो चीज़ें जब इनको एक मरतबा आप इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर दोबारा इनको इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। दुनिया में जो ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो नॉन रिन्यूएबल, मतलब पेट्रोल, कोयला और गैस से प्रोड्यूस हो रही है। अब एक और नया सोर्स भी ऐड हो गया जिसे हम एटॉमिक पावर प्लांट्स कहते हैं, एटॉमिक जो बिजली पैदा होती है, लेकिन उसका शेयर दुनिया में अभी इतना ज़्यादा नहीं है। तो दुनिया में इस वक्त क्यों एक ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है? दुनिया में इस वजह से चल रहा है कि अभी रिसेंटली जो एक वार हुई है दुनिया में, सबसे बड़ा आपको पता है गैस का जो प्रोड्यूसर है, MCQs भी है, वो रशिया है। और रशिया ने अभी रिसेंटली उनकी जो कंपनी है गैस प्रोम, ये भी MCQ PPSC में आ चुका है। गैस प्रोम उनकी जो कंपनी का नाम है, उसने जर्मनी को गैस और यूरोप की कंट्रीज़ को गैस बंद कर दिए। तो ऑलरेडी वहाँ पर प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। अभी हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं। ये तो था एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो कंट्री किसी ना किसी तरह से मैनेज कर रहे हैं। अब पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोड्यूस हो रही है, जो 23,000 मेगावाट जो प्रोड्यूस हो रही है, इसमें से जो 30% इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं गैस से। LNG टर्मिनल्स हैं, वहाँ से हम ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। 26% आपकी वाटर से प्रोड्यूस हो रही है, और इसके अलावा जो बचती है वो ऑयल से, कोल से, विंड से, सोलर जो रिन्यूएबल हैं, सोलर, विंड है, ये बहुत कम है। वाटर का एक मेजर शेयर है। हाइडल जो ख़ास तौर पे तरबेला है, मंगला है, ये बड़े डैम हैं और इनसे काफ़ी तादाद में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो अब प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम ये है कि हमें एनर्जी और ज़्यादा चाहिए। अगर 2011-12 की बात करें तो हमारी जो डिमांड थी वो थी 18,000 मेगावाट, हम बना रहे थे 14-15,000। फिर अब देखें, अब 11 साल बाद हमारी डिमांड तकरीबन डबल हो चुकी है। अब हम 28,000, 30,000 हमें चाहिए, फिर भी हम 4-5,000 कम बना रहे हैं। तो वजह क्या है? वजह यह है कि एक टर्म आपको समझनी होगी, IPPs। एक टर्म है IPPs। हुआ ये था कि 1994 में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत में ये चीज़ रियलाइज़ की गई थी कि अगर हम आगे मज़ीद चलेंगे तो हमारे कंट्री को, जब ज़ाहिर है कोई भी कंट्री ग्रोथ करता है, नई इंडस्ट्रीज लगती है, आबादी बढ़ती है, नए शहर बनते हैं, तो उनको और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हमें अब पावर प्लांट्स लगाने चाहिए। तो गवर्नमेंट के पास तो इतने पैसे थे नहीं कि वो उस पर पावर प्लांट्स लगाती। फिर क्या किया गया? IPPs बनाई गई। IPPs का क्या मतलब है? इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। ये
कुछ बिजनेसमैन्स को ये आप कह सकते हैं तरगीब दी गई कि आप क्या करें, आप अपने प्लांट्स लगाएं, बिजली पैदा करें, चाहे वो कोल से हो, ऑयल से हो, जिस चीज़ से भी हो, आप लगाएं, आप बिजली पैदा करें और ये बिजली फिर गवर्नमेंट की जो डिस्कोज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उनको बेचें और इससे मुनाफा कमाएं। उससे ये हुआ था 1994 के बाद से ऑनवर्ड फिर बहुत ज़्यादा तादाद में ये IPPs पावर प्लांट्स लगे थे जो प्राइवेट लोगों के थे, जो क्या करते थे, बाहर से ऑयल वगैरह ख़रीदते थे, बिजली बनाते थे और फिर मुनाफे पे वो हमारे मुल्क को जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज थी, जैसे फेस्को है, ये फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, इसी तरह आइस्को है, इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई, मतलब जितने 11 के करीब हैं, उनको ये बेचते थे। अब मसला कहाँ पे खड़ा हुआ मसला यहाँ पे खड़ा हुआ कि इन जब कंपनीज़ के साथ मुआहदा किया गया था तो इनको कहा गया था कि आपको हम जो पेमेंट करेंगे वो हम पेमेंट आपको करेंगे डॉलर्स में, और अगर एक और शर्त भी रखी गई थी कि अगर आप बिजली बनाते हैं, आपने मतलब कैपेसिटी हमें चाहिए 28,000, आपने प्लांट्स लगा दी 30,000, अब जो आपने प्लांट्स लगा दिए चाहे आप बिजली ना भी बनाएं तब भी हम आपको पेमेंट करेंगे। तो ये उस टाइम के पॉलिटिकल डिसीजंस थे, उनको एक तरगीब देने के लिए, क्योंकि उस वक्त बहुत बड़ा क्राइसिस था। बहरहाल वो कंपनीज आई, अब उन्हें आपने पेमेंट डॉलर में करनी है, इसके अलावा डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है उसके मुताबिक करनी है, मतलब डॉलर की कीमत बढ़ी है तो आपने भी उनको ज़्यादा देना है। अगर वो नहीं भी बना रहे, उन्होंने प्लांट सिर्फ लगा दिए, तब भी आपने उनको पैसे देनी। ये इन तमाम चीज़ों से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सामने आया जिसे हम क्या कहते हैं, सर्कुलर डेट। एक प्रॉब्लम सामने आया जिसे कहते हैं सर्कुलर डेट। सर्कुलर डेट क्या है? सर्कुलर डेट का ये मतलब है कि ए ने उधार लिया है बी से, बी ने उधार दिया है सी को, सी ने उधार दिया है डी को। अब होता क्या है, ए मांगता है बी से तो बी सी से मांगेगा, सी डी से मांगेगा, इसी तरह प्रोसेस पास ऑन करता है। अब IPPs ने जब बिजली बना के दे दी डिस्कोज को, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उन्होंने आगे फिर डिफरेंट जो ग्रिड स्टेशन हैं उन पे बिजली भेजी और एंड कंज्यूमर तक पहुंची। अब होता ये है कि चेन, ये पूरी चेन है, वो बिजली कहाँ से लेते हैं? IPPs बिजली ऑयल लेते हैं बाहर की दुनिया से या गवर्नमेंट की PSO वगैरह से ऑयल लेते हैं। अब कहीं एक जगह पर भी अगर इनको पेमेंट ना हो, कहीं पर भी पेमेंट फंस जाए, तो ज़ाहिर है जब दूसरा बंदा पहले से मांगेगा तो उसको क्योंकि नहीं मिलेगी तो फिर वो अगले पे डाल देगा, फिर वो इसी तरह अगले पे डाल देगा। अभी रीसेंट ये है कि आपका जो एनर्जी सेक्टर में है उसमें 2500 अरब रुपए 2500 अरब रुपए के डेट चल रहा है। मतलब एक ने दूसरे का देना है, दूसरे ने तीसरे का देना है, तीसरे ने चौथे का देना है, जिसकी वजह ज़ाहिर है बैड गवर्नेंस ही है। मुख्तलिफ सब्सिडीज़ हैं, ऐसी सब्सिडीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट ऐलान तो कर देती है लेकिन उनकी पेमेंट नहीं करती कंपनीज़ को, तो फिर कंपनीज़ तो अपने खाते में लिख लेती हैं, वो फिर इस तरह आगे चलता रहता है। इसकी वजह से जो अब रिसेंटली तो यही हुआ था कि जो आपकी जो इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स थे IPPs, उन्होंने बिजली बनाना ही बंद कर दी कि भाई पहले हमारी पहले वाली पेमेंट क्लियर करो। तो उसको फिर उनको 50 अरब एक मरतबा और फिर 200 अरब दूसरी मरतबा दिए गए कि यार आप थोड़ा काम चालू करते रहें, हम आपको पेमेंट कर देंगे। तो अभी आप देखेंगे 2.5 ट्रिलियन रुपीज़ का उनका चल रहा है सर्कुलर डेट, और ये सिर्फ ऑयल और एनर्जी सेक्टर का है। गैस का 1.5 ट्रिलियन का अलहदा है। अब आपको समझ आ गई कि ये मसला क्या है। मसला ये है IPPs का। फिर एक और चक्कर भी है, आप जब ये बिजली बेचते हैं, IPPs या गवर्नमेंट के जो प्लांट्स हैं वो जब बिजली बना के बेचते हैं, मतलब उनको बिजली 10 रुपए की उन्होंने एक यूनिट बनाया, वो आगे जब बेचेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के पास जाएगी तो वहाँ पर बहुत बड़े प्रॉब्लम आते हैं। लाइन लॉसेस, फिर आता है ट्रांसमिशन लॉसेस। लाइन लॉसेस पाकिस्तान में, साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा लाइन लॉसेस, ऑलमोस्ट 30% आपकी बिजली जब बन के आती है वो घर तक पहुँचते पहुँचते रास्ते में ज़ाया हो जाती है। ये जो अभी तारें आपकी लगी हुई हैं ना 70 साल पुरानी, ये तकरीबन तीसरा हिस्सा बिजली का ज़ाया कर देती हैं, जिसकी वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है। इसके अलावा थेफ्ट होती है, बहुत ज़्यादा चोरी होती है। जब चोरी होती है और फिर आधी रास्ते में ज़ाया हो जाती है तो 10 रुपए वाली चीज़ की आपको 10 वापस मिलने चाहिए। वो 10 वाली चीज़ जब एंड कंज्यूमर तक 5 रुपए में पहुंचती है तो जाहिर है फिर आप उस 5 रुपए में आपको तो 5 भी वापस होंगे। 5 हर यूनिट के साथ आपका ख़र्चा बढ़ता जा रहा है, घाटे में जा रहा है। इसी तरह से फिर आपका जो सर्कुलर डेट है ये भी बढ़ता जाता है।
अब एक और टर्म भी है FPA, आपने काफ़ी सुनी होगी, इसके बारे में आपको थोड़ा बता दूं कि एक अथॉरिटी है पाकिस्तान में, नेपरा, नेशनल इलेक्ट्रिकल पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसका काम क्या है कि जब आप कोई भी कंट्री दूसरे मुल्क से ऑयल लेता है, फॉर एग्जांपल $10 का 1 लीटर मिला है फॉर एग्जांपल, अब वो $10 के साथ वो उसका ऑयल बना के बेच देगा। अब वो जो $10 वाला था, अब उसकी आहिस्ता आहिस्ता से कीमत बढ़नी शुरू हो गई, $15 हो गई है। अब जब नेक्स्ट मंथ आएगा तो वो, क्योंकि उसने पेमेंट तो $15 की है, तो वो $15 जो $5 एक्स्ट्रा है उनकी कीमत को वो नेक्स्ट जो एंड कंज्यूमर है नेक्स्ट बिल में उनमें डाल देगा। इसे कहते हैं फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। दुनिया में जब भी फ्यूल की प्राइस बढ़ेगी, क्योंकि इनके सौदे होते हैं 3-3, 4-4 मंथ के, तो ये फिर क्या करते हैं, उस सौदे को आगे डाल देते हैं। तो लाइन लॉसेज हो रही हैं, ट्रांसमिशन इश्यूज हैं, 30% बिजली आपकी रास्ते में ही ज़ाया हो रही है। इसके अलावा अनपेड सब्सिडीज़ हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सर्कुलर डेट बढ़ गया। ये तमाम चीज़ें मिल के आपका एक एनर्जी क्राइसिस प्रोड्यूस कर रही हैं आपके मुल्क में। अब जबकि दुनिया चांद पे पहुंच गई, अभी भी आपके मुल्क में इलेक्ट्रिसिटी का मसला है। और अभी जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी भी लाइट चली गई है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले तो हमने ग्रेजुअली मूव करना है टुवर्ड रिन्यूएबल। अभी हमारे पास पूरी दुनिया में ये तो एक बहस चल रही है कि हमें रिन्यूएबल की तरफ जाना चाहिए, विंड की तरफ, सोलर की तरफ। और एक मज़े की बात बताऊं, अभी रिसेंटली एक स्टडी हुई है जिसमें ये कहा गया कि सिर्फ पाकिस्तान की जो विंड है और जो टाइडल वेव्स हैं उनमें पाकिस्तान 1,30,000 मेगावाट बिजली पैदा कर सकता है। आप अंदाज़ा लगाएं कि पूरे मुल्क को चाहिए कितनी, 28,000, और सिर्फ आप विंड से 1,30,000 प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फिगर है। अब हम डायरेक्ट इसकी तरफ जा नहीं सकते। वजह क्या है कि हमारे पास इतना सरमाया नहीं है। ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, मत फॉर एग्जांपल अगर आप डैम बनाते हैं, अभी आपका दयामर भाषा डैम बन रहा है, इस पे 16 बिलियन डॉलर, तकरीबन 3200 अरब रुपए लगेंगे आपके। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है। इसके हिसाब से अगर आप ऑयल मंगाएंगे तो वो उसके हिसाब से सस्ता पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि इसके हिसाब से अगर फिर आप उसकी तरफ जाएंगे, विंड की तरफ जाएंगे, सोलर की तरफ जाएंगे, ये तमाम वो हैं जो ये रिलायबल तो हैं लेकिन ये बहुत महंगे हैं। हमने इनकी तरफ जाना है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। दूसरा है गवर्नेंस को ठीक करना होगा। आपने जो लाइन लॉसेज हैं उनको ख़त्म करना होगा, जो सर्कुलर डेट है उसका प्रॉब्लम को ख़त्म करना होगा, गवर्नेंस को बेहतर करना होगा। जहाँ पे चोरी हो रही है उस चोरी को रोकना होगा। जो बड़े बड़े सब्सिडीज़ दी जाती हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को और गरीब पे फिर वो सारा बिल डाल दिया जाता है, उसको रोकना होगा। इसके अलावा जो गवर्नमेंट हाउसेज हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्री में दी जाती है अरबों रुपए की, जिसका फिर कर्जा फिर दोबारा पढ़ के इसी तरह सर्कुलर डेट बन जाता है, प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इन तमाम चीज़ों को हम कंट्रोल करके एनर्जी क्राइसिस पे कंट्रोल कर सकते हैं। ये थी मेरी आज की एफ़र्ट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको समझाना चाहिए। ज़ाहिर है ये बिल्कुल एक कम्प्रिहेंसिव लेक्चर तो नहीं था, बहुत सी चीज़ें ज़रूर इसमें मिस भी हुई हैं। उनकी वजह यह है कि फिर लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है और वीडियो की अगर लेंथ बढ़ जाए तो फिर उसको देखना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको किसी किस्म का भी कोई टॉपिक चाहिए हो जो आप जिस पे आप लेक्चर चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर स्टडी करके फैक्ट एंड फिगर इकट्ठा करके आपको उस पर एक लेक्चर दे दूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली की बेसिस पे आपको करंट इश्यूज़ पे, इंग्लिश पे और जो इसी तरह के जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के और दुनिया के और हिस्ट्री के, उस पे आपको लेक्चर्स इसमें मिलते रहेंगे।